किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने सब लाओ जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शकों को घणो घणो स्वागत है। दर्शक भाई बहनों, जिया कि आप सगला जानो कि आप हर बार अपने कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ भी। आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। आज आप बातचीत करांगा अपना किसान भाई बहना के बारे में जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। आप देखा कि आप पहले के टाइम से भी खेती के साथ साथ है जो पशुपालन है अच्छी मात्रा में अपना भाई बहन कर रहा है। तो पशुपालन से और किया आप अच्छो मुनाफो ले सका। हाँ, पशुपालन में कहीं कहीं और सुधार हो सके, कौन कौन सी योजनावां हैं जो अपने भाया ने मुनाफो देवेगी भी आप आज जानकारी लेकर हाजिर हो। यहाँ आज आप बातचीत करांगा पशुधन विकास की योजनावां। और ये जानकारी देवा के लिए आपने साथ पधारा है डॉक्टर सुनील कुमार जी। आप उप निदेशक है योजना पशुपालन विभाग हूँ। आपको बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर सुनील जी, थाकू जानना चाहूँगा, एक तो आपने जो प्रदेश है, अपने प्रदेश की बात करा तो पशुपालन की स्थिति कई है, कौन कौन सा पशु है जो ज़्यादा पाला जा रहा है, कौन सा नंबर पर आ रहे है, वो जानना चाहूँगा। देखो, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है अभी, और यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जीविका है कृषि और पशुपालन दोनों ही जुड़ी हुई है। चूँकि राजस्थान शुष्क प्रदेश है तो फसल से कई बार अनावृष्टि होती है, तो उसकी वजह से पशुपालन ही एक ऐसा है क्षेत्र जिससे पशुपालकों को संबल मिलता है। ये कह सकते हैं कि पशुपालन राजस्थान की पशुपालकों के लिए जीवन रेखा है। ऐसा कई बार हुआ है कि सूखा हुआ है, बाढ़ हुई है, तो उस टाइम पे पशुपालन ने ही उनकी संबल प्रदान किया। दूसरा, पशुपालन में रोजगार के बहुत अवसर हैं। पशुपालक यानी कि जो उत्पादन कर रहे हैं बकरी का मीट वगैरह, मुर्गी का चिकन वगैरह, वो सारे कुल मिला के सब सारी चीज़ें रोजगार सृजित करते हैं वो। आज पशुपालन की बात करें तो पशुपालन की वजह से जो राजस्थान है वो देश में अग्रणी राज्यों में आता है। ऊन उत्पादन में जो राजस्थान है वो नंबर 1 है देश के लिए, हमारे लिए गर्व की बात है। और बकरी और ऊँट जनसंख्या में देखें तो नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। दूध उद्योग का जो उत्पादन है वो पूरे भारतवर्ष में 2nd नंबर आ रहा है। इसमें आगे हम काफ़ी वो काम कर रहे हैं जिसमें दूध उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो भैंस वंश है हमारे जगह देश के, अगर पॉपुलेशन में देखते हैं पशुपालन के अंदर, तो भैंस वंश भी 2nd नंबर पे आ रहा है पूरे। यानी कि पशुपालन जो पूरे भारत देश की सकल आय जो है जीडीपी है उसका करीब 14% के आसपास अपना योगदान दे रहा है। तो पशुपालन अपने आप में यानी कि बहुत संबल दे रहा है। अगर नहीं हो तो पशु यानी कि जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में वो बहुत परेशानी का हो जाए। पशुपालन की जो मेन जो है वो पशुधन का स्वास्थ्य है।
पशुधन का स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बहुत योजनाएं चलाई हैं, विभाग पूरा काम कर रहा है इस पे। और इसकी अलग अलग योजनाएं हैं जो सरकार ने, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा जो भी है योजनाओं पर आप बिल्कुल बात करेंगे। और केंद्र सरकार की योजना पहले आप बात कर लें जो सबसे बड़ी भी है। आप जी हम बात करें राष्ट्रीय पशुधन मिशन, इसके बारे में आप जानकारी चाहूँगा। और साथ ही साथ एक उद्देश्य कहीं हो के पीछे, क्योंकि कोई भी काम करा तो उद्देश्य आपने साथ हुए, तो कहीं उद्देश्य हो के पीछे? देखो, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो है वो पशुपालन डेयरी विभाग भारत सरकार का उन्होंने 2021 और 2022 में शुरू किया था। इसका जो मेन उद्देश्य जो था वो रोजगार का सृजन करना था, उद्यमिता का विकास करना था, प्रति पशु जो उत्पादकता है, प्रोडक्शन है, उसमें वृद्धि करना था। यह योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सामाजिक, आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से पशुपालक जो वर्ग है उसका सशक्तिकरण व दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करना है। इस योजना में जो पशुपालक है उनको अलग अलग उसमें अनुदानित योजनाएं हैं, जिसमें प्रजनन जो केंद्र अगर पशुपालक भाई अगर लगाना चाहता है तो इसमें जो मेन जो उद्यम के अंदर करते हैं तो 1000 पक्षियों, जैसे बर्ड्स की बात करते हैं, जैसे आजकल पोल्ट्री है, चिकन वगैरह बहुत मार्केट में काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो उसके 1000 जो पक्षी हैं उसके पेरेंट फार्म अगर हम लगाते हैं तो उसकी स्थापना करनी है। या फिर चूजे जो होते हैं, चूजे हेचरी मतलब अंडे में से जो चूजा निकलता है वो हेचरी अपने मशीन के जब उसमें करते हैं वो हेचरी यूनिट जो होती है उसको ब्रूडर मदर फार्म बोलते हैं। उसकी अनुदानित योजना है, उसमें मैक्सिमम अधिकतम 25 लाख तक का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा जो मेमने, जो भेड़ों के जो मेमने हैं उनके उत्पादन के लिए 100 मादा और 2 नर, प्रजनन फार्म बनाने के लिए मेमना को उत्पादन करने के लिए 100 मादा और 2 नर, या फिर 200 मादा और 10 नर। अच्छा। इसके अलावा 300 मादा, 15 नर और 400 मादा और 20 नर। इसकी एक यूनिट आई है, यानी कि 300 मादा एक अनुपात डिसाइड करेगा, इतना अनुपात में इसकी अगर अपन प्रजनन फार्म अगर वो पशुपालक भाई लेता है तो इसमें मैक्सिमम जो अनुदान है वो 10 लाख से 50 लाख तक का दिया जाता है। अनुदान में क्या होता है, जो भी उसकी जो कॉस्ट होगी, जो भी कीमत आएगी उसकी जो फार्म में, उसका 50% या फिर 10 लाख से 50 लाख, इन दोनों में जो भी कम होगा उसको वो दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है। दूसरा है जैसे सूकर उत्पादन, कुछ भाई हैं पशुपालक जो सुअरों का उत्पादन करना चाह रहे हैं तो उसके प्रजनन फार्म के लिए भी योजना है, जिसमें आप उसका जो 15 से 30 लाख तक का अनुदान प्रस्तावित है, उसमें भारत सरकार उसको दे रही है। इसके अलावा जो अश्वपालन, कुछ चूँकि राजस्थान में जैसे बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ पे मालानी घोड़े, वो बहुत काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी फेमस है वो। तो अगर वो अश्वपालन जो उसका जो प्रजनन फार्म है उसका बनाते हैं तो उसके लिए भी है ना 50 लाख तक का अनुदान प्रस्तावित है, इसमें भारत सरकार दे रही है। अगर प्रजनन फार्म होता है कि ये प्रजनन फार्म अगर वो खोलते हैं तो निश्चित तौर पे वो रोज़गार उनको मिलता है और उनसे उनको फ़ायदा होता है। तो ये उद्यमिता का विकास का यानी कि अंतर्गत कुछ योजना है प्रजनन फार्म के लिए, तो वो देना चाह रहे हैं। तो मतलब अलग अलग तरीका का जो पशुपालन का आप जो फार्म खोल रहे हैं वे पापा ना अनुदान की भी सुविधा मिलेगी। जैसे अब जो गधर्व की बात करते हैं, जो डंकी होते हैं, गधे होते हैं, उनके लिए भी है। उनमें जैसे 50 मादा हैं और 5 नर हैं, इसकी एक यूनिट होगी। ये प्रजनन फार्म अगर खोलते हैं तो 50 लाख तक का अनुदान प्रस्तावित है। तो इसी तरह से ऊँट का भी है, ऊँट के लिए भी प्रजनन फार्म है। तो ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें प्रजनन फार्म बनेगा, खुद को भी रोजगार बनेगा और दूसरों को भी रोजगार देने की स्थिति में होगा और निश्चित तौर पे वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा हमारा पशुपालन। तो आपने केंद्र सरकार की योजना हुई कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन, अभी मिशन से आपने अगर कुछ लाभ लेना है लाभार्थियों ने तो बे की तरीकों एक अंदर कुछ दस्तावेज मांगा लाग सी या की तरीकों आवेदन कर सके, कई तरीकों रहे? देखो, इसमें भारत सरकार का पोर्टल है जिसमें उसकी जो साइट जो है www.nlm.udyamimiत्र.in, ये भारत सरकार की एक पोर्टल है जो साइट है, इस पे जाना होगा, उसमें आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना होगा। उसमें आपके जो फार्म होगा उसमें मेन जो है फ़ोटो होगी, आधार कार्ड होगा, ठीक है, आपकी ज़मीन के दस्तावेज होंगे, किस ज़मीन पे कितना दे सकते हो, वो सारी चीज़ें उसमें डिटेल जो ऑनलाइन जो डिटेल आती है आपको भरने होंगे उसके अंदर। तो वो फार्म आपका ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो कंसिडरेशन में आएगा वो चीज़। जी। तो अगर कोई आपनो भाई बहन अगर पहली बार वो काम करना, समझ ले मुर्गी फार्म खोलना जा रहे हैं पहली बार, और कुछ जानकारी भी बनना चाहिए के साथ साथ भी
फीसा की तो व्यवस्था करेगा या अपन जो सरकार दे रही है सहायता वह भी मिल रही है, लेकिन बीसी सहायता के अपन जानकारी आ रही सहायता भी कहीं सरकार उपलब्ध करा रही है? जानकारी के लिए देखो निदेशालय में इसके लिए अलग से अनुभाग खोला हुआ है, अच्छा। है ना। इसमें भारत राष्ट्रीय पशुधन मिशन का एक अनुभाग है। वहाँ पे हमारे जो चिकित्सक हैं, हमारे डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो हमारे उपनिदेशक की पद पे है, तो वो आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देते हैं पूरे लिटरेचर के साथ में। तो आप जो भी पशुपालक भाई अगर इस बारे में सब जानकारी चाहे तो ऑनलाइन देख लें, वो ऑनलाइन नहीं हो तो अपने जो निदेशालय पशुपालन का वो अनुभाग में आ जाएं, या फिर जिले में जो संयुक्त निदेशक हैं पशुपालन के वहाँ पे आके आप वो ना पूछ सकते हैं उसको। जी, और पशुधन से जुड़ी देखो बहुत सारी योजनाएं चालू कर रखी है सरकार, तो आप आगे और की भी जानकारी ले लेवा। तो आ तो बात ही राष्ट्रीय पशुधन मिशन की, और अब आप जानकारी लेवा मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना। आ कई योजना है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना बहुत ही अच्छी योजना है। राज्य सरकार ने यानी कि इस योजना पे बहुत फोकस किया हुआ है। जी। ये योजना इसलिए चालू हो गई थी एक्चुअली क्या, जो पशुपालक पशुधन जो संपदा है अपनी, क्योंकि वो उसका आजीविका का साधन है। अगर किसी कारण से जैसे कई बार बीमारी होती है या फिर आउटब्रेक होते हैं तो उसमें जानवर है ना मृत्यु हो जाती है, तो उसको बहुत नुकसान होता है। दोबारा उसको खरीदना और एक आर्थिक संबल प्रदान करता है पशुधन जो है ना मंगला पशु बीमा योजना। तो उसमें अगर ये डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो आपको बीमा के थ्रू आपको वापस से मुआवजा मिल जाता है, यानी बीमा धन का जो राशि है वो मिल जाती है आपको। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य सरकार ने 2024-25 में लॉन्च की थी, और उस टाइम पे इन्होंने 21 लाख के आसपास पशुपालकों का पंजीयन किया था, उनका बीमा किया जा रहा है। उसको 2025-26 के जो बजट घोषणा में राज्य सरकार ने लिया उसको डबल कर दिया, यानी कि 21 लाख, जिसमें सभी पशु आएंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी आपके ऊँट अश्व सभी आएंगे उसके अंदर। तो उसमें जो तरीका है कैसे हम बीमा करवाएं, तो इसमें क्या होता है कि जो ये SIPF जो बीमा विभाग है, राज्य सरकार का बीमा विभाग है, उसके थ्रू होगा पशुपालन के साथ में। तो हमारे जो पशु चिकित्सक हैं फील्ड में, वो उनका यानी कि उनके घर पे जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। साथ में जो बीमा विभाग के जो है सर्वेयर वो सर्वे करेंगे, उनका अपना सर्वे का उनकी टिप्पणी होगी। पशु चिकित्सक जो है वो वहीं पे घर पे ऑन द स्पॉट वो वहाँ पे उनका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करेंगे। अच्छा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी होने के बाद वो SIPF में वो चला जाएगा, सबमिट हो जाएगा, उसके बाद उसकी पॉलिसी जारी हो जाएगी। तो वो 1 साल के लिए एंटरटाइल हो जाएगी। 40,000 रुपये तक का आपका, यानी कि एक भैंस का जो कीमत है या गाय की कीमत है या फिर एक यूनिट है जैसे भेड़ बकरी यूनिट है, तो उसमें 40,000 रुपये तक का आपका यानी कि बीमा धन मिल जाएगा, इंश्योरेशन मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत अच्छा है यार। सभी मैं तो पशुपालक भाइयों को बोलता हूँ कि सब है ना बीमा की योजना का लाभ लें, और इसके लिए अगर जानकारी है तो आपके जैसे वहाँ पे जो स्थानीय जो पशु चिकित्सालय है उन पशु चिकित्सक से मिले, वो आपको संपूर्ण जानकारी और पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। विभाग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि ये हर अपने प्रदेश का हर जानवर, हर पशु वो बीमित हो। बिल्कुल, अब बहुत अच्छी जानकारी है। और देखो बिल्कुल जी, आप अपनी बहुत खास चीज़ें कि सबकी आप बीमा करावा, आप खुद के भाई शरीर ने भी देखता हुआ, आप खुद के स्वास्थ्य को भी, हर चीज़ को आज आप बीमा करा रहे हैं, अपने गाड़ी को, घर को, मकान को, सबको करा रहे हैं। तो अगर आप पशुपालक भाई बहन है, पशु पाल रहे के लिए भी पशु की कई कीमत है वही बता सके, तो बिल्कुल हर पशु आप वो बीमित होना चाहिए। तो बीमारी जो की योजना है भी आपने बिल्कुल ध्यान देना है, हर पशु को बीमा आपने करवाना है। और फिर बात आप करा कि देखो हर पशु की नस्ल हो है और हर नस्ल की कुछ खासियत हुआ है, और आप चाहा कि अपना जितना भी पशुपालक भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वहाँ से प्राप्त कर सके, तो अच्छी नस्ल पे काम करो जाए। तो नस्ल सुधार के लिए की तरीके की कोई योजना अपनी सरकार चला रही है? तो विभाग द्वारा नस्ल सुधार की जो योजना है वो अभी पिछले साल ही है ना, उसको बजट घोषणा में भी लिया था सरकार ने। तो बहुत अच्छी उसमें क्या हुआ, सेक्स सॉर्टेड सीमन, यानी कि पहले जो अब 2 तरह से उनको गर्भाधान करवाया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान और जो अपने जो नेचुरल जो गर्भाधान होता है। तो कृत्रिम गर्भाधान की योजना अपने पिछले कई वर्षों से विभाग में चल रही है, उससे काफ़ी लाभ हो रहा है। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जो नर जो पशु हो जाते हैं, तो जैसे गाय में है, नर पशुओं की बड़ी एक समस्या हो गई। हालांकि अपने गौशाला वगैरह हैं वहाँ पे वो पूरा संबल देते हैं उनको, है ना, और उसके अंदर अपने वो करते हैं। लेकिन नर पशु की जब हम जब वो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं अपने जो नॉर्मल जो सीमन से, तो उसमें 50% का रहता है कि 50%
मादा पैदा हो सकती है, 50% नर पैदा हो सकता है। जी। तो इसमें एक नई चीज़ आई है अभी, सेक्स रोटेट सीमन। सेक्स रोटेट सीमन के अंदर जो उसमें 90% यानी कि 80 से 90% जो है वो संभावना है कि वो मादा बछड़ी पैदा हो, अच्छा। यानी कि 10 से 20% है जो नर बछड़ा पैदा होने की संभावना होती है। इससे होगा क्या, एक तो नर जो जानवर जो पशु हैं वो कम होंगे, है ना, क्योंकि अभी वो अनुपयोगी है, वो सिर्फ इसलिए है कि हम उनको आनुवंशिक ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकें। और मादा पशु होगी तो मादा पशु में क्या, उससे उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो यानी कि निश्चित तौर पे उनका आर्थिक जो स्थिति है वो बढ़ेगी। तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए सेक्स रोटेट सीमन को अपने लॉन्च किया है। और सेक्स रोटेट के सीमन का जो अनुदानित योजना है ये अभी 70 रुपये में आपको मिल रहा है पशुपालक को। तो वो किसी भी अपने गर्भाधान सेंटर जो है या पशु चिकित्सालय वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे आपको सेक्स रोटेट सीमन का होगा तो वो वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे गर्भाधान। और इसके अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं अभी जो हमने किए हैं, जैसे चल रहे हैं। तो अब बछड़ियाँ पैदा होनी शुरू हो गई है, तो बड़े उत्साहित हैं कि विभाग को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो डेफिनेटली निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका यानी कि रिजल्ट मिलेगा इसका। जी, मतलब अभी भी रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं और आगे हाँ, भी अपन बिल्कुल पूरी आएगा। उम्मीद है कि इसके रिजल्ट लिए अच्छा सरकार मिलेगा। ने सेक्स रोटेट अभी जो सीमन है अभी हमने आयात किया था गुजरात से। अच्छा, तो अब वो सरकार की मंशा थी कि यहाँ पर हमने राजस्थान के अंदर ही हम इसका उत्पादन करें। बिल्कुल। तो ये बड़े गर्व की बात है कि बस्सी के अंदर इसका इनॉग्रेशन कर दिया है, हमारी इकाई शुरू हो गई है और वहाँ सीमन बनना स्टार्ट हो गया है। तो कुल मिला के हम स्वावलंबन हो गए हैं कि हम अपना सीमन खुद बना रहे हैं यहाँ पे। और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में जितनी भी अच्छी ब्रीड की मादा बछड़ों का संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उत्पादन बढ़ेगा। जी। और अगर कोई पशुपालक भाई बहन जहाँ शुरुआत कर रहे हैं काम और अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा पशु नस्ल का, अच्छी नस्ल का आप खरीदना चाहो, तो खरीदारी के लिए भी कोई इसी जगह जट सब अच्छा नस्ल का पशु ले सके है? उसके लिए देखो विभागीय जो साइट है उस पर जाएँ, वहाँ पे एलाइट जो यानी कि जो उन्नत पशुपालक है उनके वहाँ पे नंबर वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे है ना, पता मिलता है, नंबर मिलता है। तो वहाँ जाके वो संपर्क कर सकते हैं। जैसे एक्चुअली ये बनाया इसलिए गया था कि जो अच्छी नस्ल वाले हैं वो अपना दे दें बेचने के लिए, और जो खरीदने वाले उसको वो देख सकें, तो वहाँ उनको सहायता मिल सकती है। जी। अब क्योंकि बात करा पशुओं की, तो अपना पशुपालक भाई बहन चाहोगा कि अपना पशुओं पे बीमार भी कम पड़े, है ना, और अगर बीमार हो भी जाओ तो जल्दी बाने चिकित्सकीय जकी है बाने सुविधा मिल सके। तो ई पे भी आप जानकारी लेवंगा कि कोई योजना भी आ रही है जहाँ आप सुना पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, तो आ कई योजना है और क्या अपना पशुपालक भाई बहन से लाभ ले से है? देखो पशुपालन से उत्पादन होना है, उत्पादन जब भी अच्छा मिलेगा जब पशु का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो देखा यानी पिछले कई जो वर्षों से जब इसमें पशु जब बीमार होता है तो उसका जो इलाज का जो खर्चा है बहुत ज़्यादा होता था। तो सरकार ने इसको देखा कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, लेकिन खर्चा जब ज़्यादा हो तो उत्पादन में जो अपने को आय हुई तो नहीं, उत्पादन हुआ है उसकी आय भी कम हो रही है क्योंकि वो खर्चे उसमें चली जा रही है इलाज में। तो सरकार ने क्या कि पहले इसकी है ना पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना शुरू करी, जिसमें फ्री मेडिसिन यानी कि 138 तरह की मेडिसिन सरकार ने शुरू करी थी, जो उससे लाभान्वित हुए पशुपालक। अस्पताल में जाते हैं वो मिलती है 138 साल, और उनसे बोला अब उसको बढ़ाकर इस साल बजट घोषणा में उन्होंने 138 को 200 दवाओं का कर दिया है। तो आज की समय में 200 जो दवाएं हैं वो निःशुल्क उपलब्ध है पशु चिकित्सा केंद्र में, पशु चिकित्सा हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे इससे क्या होगा कि जो पशुपालक जो भी आता है, जैसे कुछ पशुपालक ऐसे जो निर्धन है जिनको दवाइयाँ खरीदने का बहुत परेशानी आती है, तो उनको बहुत बड़ा संबल मिला है। और जब पशुओं का जब इलाज फ्री हो रहा है तो एक जो हमारे जो उत्पादन के बाद में जो आर्थिक जो उसका था उसमें कटौती होगी, जो इलाज पे जो खर्चा होता था, तो वो निश्चित तौर पे वो बढ़ा है वो चीज़। दूसरा जब बात कर रहे हैं पशुओं के स्वास्थ्य की, तो इसमें एक चीज़ और है कि इसका टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका टीकाकरण अगर नहीं किया और वो जानवरों में आ गई तो इलाज तो कर देते हैं, उपचार हो जाता है अपने, चलो निःशुल्क दवा से होता है, लेकिन वो पशुधन जो है वापस से उत्पादन में उस स्तर पे नहीं आ पाता जितना वो है। जैसे एक भैंस है जो 14 लीटर ले रही है, 15 लीटर दे रही है, अगर वो बीमारी आती है तो वो सीधा 5-6 लीटर पे आ जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए सरकार ने क्या टीकाकरण योजना की है, अलग अलग बीमारियों के अलग अलग टीका दिया जाता है। जैसे FMD खुरपका मुंहपका रोग है, गाय भैंसों पे होता है। इसके लिए भारत सरकार के सहयोग से, भारत सरकार का अनुदान है उसमें, यानी कि सहयोग है उसमें,
तो उसके अंदर FMD का टीकाकरण किया जा रहा है, घर घर जाके विभाग के कर्मचारी करते हैं, साल में 2 बार होता है। अच्छा। तो ये बीमारी एक ऐसी है क्योंकि एक्चुअली अपने जैसे बारिश का टाइम हुआ उस टाइम पे खुर पक जाते हैं, कीड़े मक्के होते हैं, वो मरता नहीं है, मरने की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन बीमारी उसकी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उत्पादन में बहुत कमी हो जाती है उसकी वजह से। तो उसका टीकाकरण सबसे बढ़िया, अगर टीकाकरण पहले हो जाए तो वो बीमारी आएगी नहीं, बिल्कुल, है ना। इसके अलावा एक दूसरी बीमारी है HS, जिसको बोलते हैं हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, गलघोटू रोग। गलघोटू में क्या होता है, पशु का जो ये गर्मी बारिश से पहले होता है, शुरू बारिश के आसपास, तो गला बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, घर घर की आ जाती है, और उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। यानी पशु 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाती है अगर समय पर उपचार नहीं मिला। तो इसका सबसे बेस्ट, जो सबसे बढ़िया जो तरीका है वो है आपका टीकाकरण। टीकाकरण हो जाए तो पशु जो है वो सेफ है। जैसे अपने बच्चों में भी लगाते हैं पोलियो के वगैरह, तो वो टीकाकरण, क्योंकि बीमारियों से लड़ने के लिए ठीक है उपचार है, लेकिन अगर समय पर टीकाकरण हो जाए तो उससे अपने को बहुत सहूलियत मिलती है, आउटब्रेक नहीं होते और पशु की मृत्यु नहीं हो पाती। इलाज सच हो कि आप पहले बचाव का कुछ काम कर रहे हो, तो टीकाकरण तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बिल्कुल जी हाँ, डॉक्टर साहब बताइए कि आप टाबरा में अपना भाई इंसान भी अपने टाबरा ने टाइम वो टीकाकरण करवा रहे हैं, तो भैया पशुपालक भाई बहन ने अपने पशुओं में भी टाइम से टीकाकरण कराना और बाने बीमारियों से बचाना है, ताकि वे बीमारियां मांग का मायने आवे ही नहीं। और छोटी मोटी जगह अभी के लिए तो आपने चिकित्सालय है ही, डॉक्टर साहब है ही। एक आप चिकित्सा सेवा की अगर बात करा तो कोई इसो हेल्पलाइन नंबर भी है जो पशुपालक भाई बहन अपना घर से ही फ़ोन नंबर मिलार और सेवा प्राप्त कर सके? इसके लिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली कुछ जो अंतिम छोर पे जो पशुपालक खड़ा हुआ है, जो जहाँ पर वो अस्पताल में पहुँचना उसको मुश्किल हो पा रहा है, या फिर कई बार स्थिति होती है कि पशु इतना गंभीर बीमार हो जाता है कि उसको पशु चिकित्सालय लाना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए सरकार ने योजना शुरू करी है मोबाइल वेटनरी यूनिट, यानी कि चल चिकित्सा इकाई 1962। भारत सरकार के सहयोग से ये हुई है, उसके अनुदान में भारत सरकार का यानी कि 60-40 का वो है रेशो। तो उसमें 536 अपने मोबाइल वेटनरी यूनिट 1962 अपने राजस्थान में अपनी शुरू करी है सरकार ने। वो हर यानी कि ब्लॉक लेवल पर है ना, तहसील लेवल पर है, ब्लॉक लेवल पर रखी हुई है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। उसमें फ़ायदा ये है कि उसके लिए एक नंबर लिखा हुआ है, यानी कि जो टोल फ्री नंबर है 1962। कोई भी पशुपालक भाई जो है जैसे बीमार होता है तो 1962 अगर कॉल करेंगे तो अपने यहाँ कॉल सेंटर है जयपुर में, उसके लिए नियंत्रण के लिए, तो वो कॉल आती है कॉल सेंटर पे। कॉल सेंटर में वो पहले तो ये देखते हैं कि आपका पशु कैसा है, क्या उसकी स्थिति देखते हैं, क्या बीमारी है, क्या स्थिति है। फिर वो संबंधित जो एरिया है वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, 4-5 जो भी होते हैं उनके साथ, उनका एक फिक्स है। तो उसके अनुसार वो जिस क्षेत्र में उस जो MVO है वहाँ पे उसको संपर्क करते हैं और उनको निर्देशित करते हैं कि उस पशुपालक के द्वार पे वो जाए और उसको इलाज प्रदान करें। जी, तो सीधा उनके घर पे ही वो पशु चिकित्सा उपलब्ध हो रही है, और ये इससे बहुत सुविधा हो रही है जो अंतिम छोर पे जो पशु, क्योंकि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पशु नहीं पहुँच पा रहा है, उनको फ्री मेडिसिन दी जा रही है, फ्री इलाज, मुफ्त की इलाज किया जाता है, फ्री इलाज है, और चिकित्सीय जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो जो 1962 नंबर आप बताए वो पूरे राजस्थान के लिए पूरे राजस्थान लागू होगा। तो आप हेल्पलाइन नंबर है अपनो 1962, इस पर अपना पशुपालक भाई बहन है जो फ़ोन लगा सके है और पशु चिकित्सा सेवा ले सके है। और एक साथ ही आप पहली बात करें तो आप बात आई कि चैट बॉट भी कुछ है, तो भी शायद व्हाट्सअप वगैरह आप कर सका कोई सुविधा है? हाँ, इसमें क्या कई बार ऐसा होता है कि कुछ इसको टेलीमेडिसिन भी कह सकते हैं, चैट बॉट भी है, चैट बॉट रखा है। तो कुछ जैसे कई बार होता है ना कि वो पशुपालन से संबंधित योजनाएं, पशुपालन क्या क्या सेवाएं दे रहा है, क्या क्या योजनाएं दे रहा है, या पशुओं की बीमारी से संबंधित कोई सूचना सुझाव या जो देना है, तो उसके लिए चैटबॉट की एक सुविधा उपलब्ध कराई है। जैसे अपने ओला उबर या अमेजोन में शुरू करते हैं ना, वो कहते हैं मे आई हेल्प यू समथिंग, जो भी होता है वो चलता है। तो ऐसे हिंदी में है ये, है ना चैटबॉट। इसका व्हाट्सएप के थ्रू होती है चैटबॉट, व्हाट्सएप नंबर है इसका। तो उस व्हाट्सएप के नंबर के हिसाब से वो चैट पर अपनी जो भी समस्याएं या पशु पालन से संबंधित जो भी जानकारी है वो उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप कर सको, और व्हाट्सएप का नंबर है मैं आपने बता दूं 9063475027। हिंदी में भी मैं आपने बता दूं 9063475027। तो आप इन्हें लिख सको हो, आपने संभाल कर रख सको। जब भी थाने कोई व्हाट्सएप से अगर बातचीत के दरमियान आपने करना हो तो आप ए नंबर इस्तेमाल कर सको हो।
अब बात करा अपना पशुपालन में, ऊँट भी अच्छी मात्रा में अठे पाला जा रहा है अपना राजस्थान में, तो ऊँट के संरक्षण के ताई भी कोई अगर कार्यक्रम है, कोई योजना है, तो भी के बारे में भी जानकारी दो। देखो, पिछली बार जो इसकी पशुओं की जो गणना हुई थी जी तो 2019, उससे पहले जो गणना हुई थी 2014 में, तो उस टाइम पे ऊँटों की संख्या बहुत एकदम से निरंतर गिरावट आई। जी तो उसको देखा गया, तो उस पर गंभीर रूप से लिया गया, देखा गया, सरकार ने फिर देखा भी उसको और उसको राज्य पशु घोषित किया, जिससे कि उसका संरक्षण हो जाए। पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरा, इसके संरक्षण के लिए जो अभी उष्ण विकास कोष बनाया है ना, इसके साथ में जो उनके जो टोडियो जो पैदा होते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या, जैसे जैसे इनकी ऊँट का जो काम है ना, अभी चूँकि मशीनों का युग हो गया है, जी तो ऊँट का जो काम है ना वो मशीनों ने ले लिया है। तो उस चक्कर में जो ऊँट पालक है ना वो उधर जा नहीं रहे हैं, संख्या में तो कमी आई धीरे है। धीरे कमी कर रहे हैं, तो उसमें पालने की तरफ, ऊँट पालन की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। उसके संरक्षण के लिए सरकार ने किया कि जब टोडिया जब पैदा होगा, जब बच्चा टोडिया होगा, इनका बच्चे को टोडिया बोलते हैं, वो पैदा होगा तो उसमें 20,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा 2 टुकड़ों में, जी है ना। तो 2 टोडियों के लिए 20,000 रुपये का दिया जाएगा, तो जिससे कि उनका प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन राशि है ये, तो जिससे कि उनका रुझान उधर जाए। ऊँटों के संरक्षण का एक विकास कोष बनाया है, जिसके बारे में पूरा एक वो बनाया हुआ है कि ऊँटों को कैसे कैसे क्या करना है, कब कब संभल देना है उनको, जो चीज़ है, तो ये योजना शुरू की हुई है। बिल्कुल, तो ऊँटा के लिए भी योजना चल रही है। एक चलते चलते एक कोई नयो नवाचार जो थे हमारे बाद दर्शक भाई बहनों ने बताना चाहोगे वो ज़रूर, कई नवाचार होया अभी पशुधन विकास में? देखो, अभी तक है ना पशुओं में जैसे पुराने टाइम से जो चल रहा है, उपचार करना, बीमारी आ रही है, इलाज करते हैं, जैसा भी है, उसमें थोड़ा एक कदम आगे बढ़ते हुए हमने देखा है कि पशुओं के जो अपंग हो जाते हैं किसी वजह से, एक्सीडेंट में, जैसे कहीं पैर टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर फिसलता है जो, तो कुल मिला के अगर वो अपंग हो जाता है पैरों से, हालांकि उसकी उत्पादन क्षमता अच्छी है, लेकिन वो अपंग है, तो वो पशुपालक भी उससे परेशान हो जाता है, कैसे रखें, उसके रखरखाव में वो समस्या आती है। तो उसके लिए सरकार ने इस बजट घोषणा में प्रोस्थेटिक सेंटर, अच्छा, यानी कि नकली पाँव लगाने का एक सेंटर खोलने का अभी ऐलान किया है। हाँ, तो बहुत ही और बढ़िया उस और पे- नई जानकारी माने मिली कि मतलब पशुआ में भी इसो हो रही है कि नकली पाँव भी में लगा सका। अभी इस पे कार्रवाई जारी है और ये जल्दी ही ये सेंटर उपलब्ध हो जाएगा, और अपने सांगानेर क्षेत्र में इसको मैंने चिन्हित किया है, वहाँ पे सेंटर खोला जाना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया नया नवाचार डॉक्टर साहब आपने बताया, बिल्कुल आपने सबका काम आओगे। तो डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारी दी आपने दर्शक भाई बहनों ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और फिर मिलांगा दर्शक भाई बहनों एक नए विषय के साथ। जब तक दो इजाजत, राम राम सर। राम। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इप्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।